हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि मेरे सभी प्यारे साथी एकदम मस्त, स्वस्थ, जानदार और जबरदस्त होंगे। मैं शुभम स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे आज के बेहतरीन से क्लास में। तो सबसे पहले आप लोग जान जाइए कि आज की इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं। तो आज की इस क्लास में हम प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन एवं वर्ण विक्षेपण, जो कि हमारा चैप्टर है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो उसमें हमने मानव नेत्र को जितने भी सब इम्पोर्टेंट थे उसे हमने देख लिया। अब उसके बाद हमारा उसी में एक और टॉपिक जुड़ा है, जो कि है प्रिज्म द्वारा अपवर्तन एवं वर्ण विक्षेपण। तो ये अलग से इसका एक क्वेश्चन बन के आता है, 4 नंबर 6 नंबर का क्वेश्चन इसका बन के आता है। प्रिज्म का सिर्फ एक क्वेश्चन बन के आएगा, जो कि 4 नंबर का आपको मिलेगा, और इसका ऑब्जेक्टिव भी एक को आता है। तो हमने सोचा क्यों ना इसको अलग ही करवा दिया जाए, ताकि एक ही क्लास से आपको 6 नंबर कन्फर्म हो जाए। वैसे इसके पहले जो हमारा लेंस था उसको भी हमने, और जो हमारा मानव नेत्र था उसको भी हमने कंप्लीट करा दिया, और उसकी पहले की मैथ की और बाकी की जितनी भी क्लासेस हैं आपको डेली इसी चैनल पर प्राप्त हो रही हैं। तो इसी हम फास्ट ट्रैक रिवीजन कर रहे हैं, और इसी फास्ट ट्रैक रिवीजन को करते हुए मद्देनजर रखते हुए हम क्या कर अपना प्रिज्म द्वारा अपवर्तन है वो वर्ण विक्षेपण कर रहे हैं। तो चलिए बिना देरी किए सारे क्लास को स्टार्ट करते हैं, और हम सबसे पहले आपको बता दें कि इसमें हम क्या क्या करने वाले हैं। तो अगर हम बात करें प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन एवं वर्ण विक्षेपण, तो सबसे पहले तो हम यही समझेंगे कि आखिर हमारा प्रिज्म क्या होता है। सबसे पहले हम किसे समझेंगे, प्रिज्म को। फिर इसके अपवर्तक, प्रिज्म कोण, अपवर्तक कोण, मुख्य परिच्छेद, यानी इतने इसके जारी जितने भी महत्वपूर्ण परिभाषा हैं उसको समझेंगे। फिर उसके बाद हम बात करें प्रिज्म द्वारा परावर्तन एवं अपवर्तन को समझेंगे। फिर उसके बाद हमारा होगा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, श्वेत प्रकाश का पुनर्संयोजन, जो भी होता है तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, तारों का वास्तविक स्थिति में कुछ ऊंचाई पर प्रतीत होना, या फिर अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्योदय क्या होता है, प्रकाश का परिकिरण क्या होता है, जिससे कि क्वेश्चन बनता ही बनता है। ये बातें एकदम नोट कर दी है। और खतरे का संकेत लाल क्यों होता है। और हाँ, एक बात और बता दें कि सारा हम आपको हैंड रिटेन नोट्स के साथ पढ़ाएंगे, एकदम बिल्कुल आपको फ्री प्रोवाइड किया जा रहा है। तो बिना देरी के आप अपने दोस्तों के भी साथ शेयर कर सकते हैं, और अपने क्लास को अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या देखेंगे, प्रिज्म। जब हम पढ़ें प्रिज्म के बारे में तो सबसे पहले आखिर हम ये जान लें कि हमारा प्रिज्म होता क्या है। हमारा ये प्रिज्म क्या होता है। अगर हम बात करें यहाँ पर किसकी, प्रिज्म की, अगर हम बात करें यहाँ पर किसकी, प्रिज्म की, तो ये देखिए ये हमारा क्या है, प्रिज्म है। अब प्रिज्म आखिर हमारा क्या होता है उसको देखते हैं। प्रिज्म किसी समांग पारदर्शी माध्यम की उस आकृति को कहते हैं जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। अब ये देखिए हमारे पास क्या है, एक प्रिज्म है। ये हमारे पास क्या है, एक प्रिज्म है। ये हमारे पास क्या है, एक प्रिज्म है। ये हमारे पास क्या है, एक प्रिज्म है। अगर प्रिज्म आप बनाना चाहें तो कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं। ये क्या है, प्रिज्म है। वैसे 3D होता है तो आप कॉपी पे इसे ऐसे ही बनाएंगे। अब उसमें देखिए सबसे पहले क्या है, यहाँ पर हमारा अपवर्तक कोर है, यानी कि जो हमारी ये बीच वाली लाइन होती है, जो हमारी ये बीच वाली लाइन होती है इसे हम क्या कहते हैं, अपवर्तक कोर कहते हैं। एकदम आराम से समझेंगे सभी चीज़ों को। फिर उसके बाद यहाँ पर जो हमारा होता है, ये हमारा क्या होता है, अपवर्तन कोण होता है। ये हमारा क्या होता है, अपवर्तन कोण होता है। और हाँ, इस सभी की परिभाषा को भी हम देखेंगे। ये हमारा ये ऐसे कोण बना होता है, इसे हम क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण कहते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या है, प्रिज्म का आधार हो गया। जो हमारी ये नीचे वाली लाइन थी इसे इसे हम क्या कहते हैं, प्रिज्म का आधार कहते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं आप नीचे क्या है हमारा लिखा है, यहाँ पर अपवर्तित पृष्ठ लिखा है, यहाँ पर अपवर्तित पृष्ठ लिखा है। अपवर्तित पृष्ठ यानी कि ये जो हमारा ये वाला पृष्ठ होता है इसे हम क्या कहते हैं, अपवर्तित पृष्ठ कहते हैं। तो हम आगे समझेंगे कि प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण कैसे होता है। लेकिन उसके पहले जो हमने यहाँ पर बताया, आपको अपवर्तन कोण बताया, अपवर्तक कोण बताया, प्रिज्म का आधार बताया है, फिर उसके बाद अपवर्तक पृष्ठ बताया है। तो इस सभी के हम आखिर परिभाषाएं को देख ले तो हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके परिभाषाओं को देखते हैं। यहाँ पर अपवर्तक पृष्ठ लिखा है। अब सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी, अपवर्तक पृष्ठ की, सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या मिला है, अपवर्तक पृष्ठ मिला है। तो इसको देखिए क्या आता है, जिस समतल पृष्ठों से प्रकाश का अपवर्तन होता है वे अपवर्तक पृष्ठ कहलाते हैं। यानी कि आप प्रिज्म रखिए, सबसे पहले क्या कीजिए, प्रिज्म रखिए। अब उसमें जब आप प्रकाश डालेंगे, जब आप उसमें प्रकाश करेंगे तो जिस समतल पृष्ठ से उस प्रकाश का क्या होगा, अपवर्तक होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, अपवर्तक पृष्ठ बोल देंगे। और प्रिज्म कोण की बात करें तो प्रिज्म कोण क्या होता है, अपवर्तक पृष्ठों के मध्य बने कोणों के प्रिज्म कोण अपवर्तक कोण कहलाते हैं। इसे आदर्श प्रिज्म कोण कितना होता है, 60 डिग्री होता है। इसको आप लोग नोट कीजिएगा। आदर्श प्रिज्म का प्रिज्म कोण क्या होता है, 60 डिग्री होता है। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
और आगे आपको मिलेगा इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है ना। अपवर्तक पृष्ठों के मध्य बने कोण को हम क्या कहते हैं, अपवर्तक कोण कहते हैं। और आदर्श प्रिज्म कोण कितना होता है, 60 डिग्री होता है। अपवर्तक कोण क्या होता है, अब देखिए किसे अपवर्तक कोण क्या होता है। अपवर्तक कोण की अगर हम बात करें तो अपवर्तक कोण हमारा दोनों अपवर्तक पृष्ठों से के मिलने वाली बनी कोण को अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। यानी कि अगर ऐसे कोई हमारा प्रिज्म बना है, क्या है, अगर हमारा ऐसे क्या है, कोई प्रिज्म बना है, ऐसे हमारा क्या है, एक प्रिज्म बना है, ये क्या है, हमारा एक प्रिज्म बना है। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए ये एक ऊपर का कोर और इसके नीचे का एक पीछे का ऐसे वाला कोर। जैसे देखिए ये क्या है, एक ऊपर का कोर है और इसके पीछे वाला भी एक कोर होगा, तो इसमें क्या कहेंगे, इस कोर को हम क्या कहेंगे, अपवर्तक कोर कहेंगे। जहाँ पर क्या हो, दोनों अपवर्तक पृष्ठों के मिलने वाले कोर अपवर्तक कोर कहलाते हैं। जैसे आप अपने घर में बैठे होंगे या फिर अगर घर में बैठेंगे तो उसके बाद देखेंगे आपके घर का जो एक किनारा होता है वो एक लेफ्ट वाले साइड से, यानी कि एक बार एक इधर साइड से और उधर साइड दोनों दीवार से क्या होता है, मिला होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। तो प्रिज्म का वो अपवर्तक कोर कहलाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर प्रिज्म का आधार, तो प्रिज्म का आधार क्या होता है, अपवर्तक कोर के सामने वाले पृष्ठ को प्रिज्म का आधार कहते हैं। जैसे आपके घर का आधार है, जो जमीन है वो घर का आधार है, उसे प्रिज्म का आधार है। जैसे आप प्रिज्म को खड़ा करेंगे तो जिस जिस पर होकर खड़ा होगा उसे हम क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर क्या है, मुख्य परिच्छेद, इसको भी समझिए कि मुख्य परिच्छेद क्या होता है। हमारा मुख्य परिच्छेद क्या होता है कि अपवर्तक पृष्ठों के अभिलंबवत किसी तल द्वारा काटे गए परिच्छेद को प्रिज्म का परिच्छेद कहते हैं। यानी कि अगर हम प्रिज्म को क्या करें, अभिलंबवत काट दें, तो जिस किसी तल द्वारा काटे गए परिच्छेद को प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद कहते हैं। यानी कि जहाँ से हम काटेंगे ना वो उसका क्या कहलाएगा, मुख्य परिच्छेद कहलाएगा। ठीक है, तो ये सारे परिभाषाओं को आपने देख लिया। अब उसके बाद हम बात करेंगे प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। सबसे पहले आप इसको समझ लीजिए, यहाँ पर जो इसको समझ लीजिए, फिर इसके बाद आपको लिखा लिखा भी हम आपको दे देंगे। लेकिन सबसे पहले क्या है, आपको समझना बहुत जरूरी है कि प्रिज्म द्वारा अपवर्तन कैसे होता है। ये देखिए हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक त्रिभुज ABC क्या है, एक प्रिज्म है। हम सपोज करते हैं त्रिभुज ABC क्या है, एक प्रिज्म है। ये जो आप त्रिभुज देख रहे हैं हमारा क्या है, एक प्रिज्म है। अब उसमें से हम बात करें तो ये हमारे क्या, एक श्वेत प्रकाश जा रहा है, एक श्वेत प्रकाश जा रहा है, एक हमारा श्वेत प्रकाश जा रहा है सीधे एकदम नीचे से सीधे जा रहा है। लेकिन जब प्रिज्म में टकराएगा तो क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। अब देखिए अब क्या है, देखिए ये क्या हो गया, सीधा हो गया, ये क्या हो गया, हमारा सीधा हो गया। चूँकि इसे ऐसे ही आगे जाना चाहिए था, ये ऐसे आ रहा था तो इसे ऐसे आगे जाना चाहिए था, जब ऐसे आ रहा तो इसे ऐसे आगे जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या हो गया, सीधा हो गया। यानी कि प्रिज्म से अपवर्तन के बाद ये क्या हो गया, मुड़ गया, क्या हो गया, मुड़ जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा एक क्या बनेगा, ये हमारा बन गया अभिलंब। यानी कि अगर हम इस पर क्या करें, अभिलंब डालें तो हम देख पा रहे हैं, अगर हम इस पर एक अभिलंब डालें तो हम क्या कर रहे हैं, एक देख पा रहे हैं कि क्या हो रहा है, मुड़ जा रहा है। यानी यहाँ से क्या हो गया, मुड़ गया। अब उसके बाद देखते हैं हम जब इसे हम, और जब प्रिज्म से बाहर निकलता है, जब क्या करता है, प्रिज्म से बाहर निकलता है तो ये फिर मुड़ जा रहा है, ये क्या हो रहा है, फिर से मुड़ जा रहा है। तो यहाँ पर भी अगर हम एक लंब डालें, यहाँ पर भी अगर हम एक लंब डालें तो देख रहे हैं कि यहाँ से भी मुड़ जा रहा है, यहाँ से भी क्या हो रहा है, मुड़ जा रहा है। और अगर इन दोनों को हम पीछे तक बढ़ाते ले जाएं, अगर इन दोनों को हम पीछे तक बढ़ाते ले जाएं तो ये बिंदु D पर मिल रहा है। और यहाँ पर जो हमारा कोण बनेगा, जैसे देखिए ये हमारा एक कोण बनेगा, इसे हम डेल कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम डेल कहते हैं, इसे हम डेल कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, डेल कहते हैं। तो इस कोण को याद रखिएगा, ये कोण आपसे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि इस कोण का मान बताइए। तो इस कोण का मान कैसे निकालेंगे, जब क्वेश्चन करेंगे तो उसको समझेंगे। तो प्रिज्म का अपवर्तन कैसे होता है आपने समझ लिया, क्या होता है, ये सिंपल समझिए कि कोई श्वेत प्रकाश किरण सीधे आती है, प्रिज्म में टकराकर सीधा हो जाती है, और सीधा होने के बाद जब प्रिज्म से बाहर निकलते हैं तो फिर नीचे की तरफ मुड़ जाती है। ये होता है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। अब इसमें देखिए लिखा भी है, बहुत हमने लिख के लाया आपको ताकि कहीं पर भी आपको कुछ दिक्कत ना हो। तो इसको हम समझते हैं एक बार आराम से, बस एक बार इसको पढ़ लेते हैं। माना ABC एक कांच का प्रिज्म है जिसमें प्रिज्म कोण हमारा क्या था, A है। एक प्रकाश किरण PQ वायु से प्रिज्म के पृष्ठ AB पर आपतित होती है, जो अपवर्तित होने के बाद अभिलंब की ओर झुकती है और QR दिशा में चली जाती है। अब किरण QR पृष्ठ AC के बाहर निकलने वाले अभिलंब से दूर हटती है और आर्य दिशा में चली जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रिज्म पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तित होने के बाद आर्य दिशा में चली जाती है। यदि आपतित किरण PQ को
यदि आपतित किरण PQ को आगे व अपवर्तित किरण RS को पीछे बढ़ाएं, तब वह एक दूसरे को बिंदु D पर काटती हैं, जिसे हम विचलन कोण यानी क्या कहते हैं, डेल कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, विचलन कोण, इसको हम डेल कहते हैं। ये हमें प्राप्त होता है। तो हमने आपको बताया था ना, जो जैसे हमारा बनता है, इसको ऐसे ही बनता है, इसे हम क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं, या फिर इस कोण को हम क्या कहते हैं, डेल कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, डेल कहते हैं। अब उसके बाद देखिए और कुछ लाइन लिखा है यहाँ पर कि यदि आपतन कोण का मान बढ़ाया जाए तो विचलन कोण का मान घटता है, परंतु एक समय विचलन कोण का मान घटना बंद हो जाता है, तब उसे न्यूनतम विचलन कोण या अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। उसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, डेल एम से प्रदर्शित करते हैं। जब हम क्या करें, आपतन कोण का मान बढ़ा दें, यानी कि आपतन कोण का मान क्या करें, अगर हम बढ़ा दें, आपतन कोण का मान हम क्या करें, बढ़ा दिया जाए, तो विचलन कोण क्या होता है, वो घटता है। लेकिन एक समय के बाद विचलन कोण का मान घटना बंद हो जाता है। जब बंद हो जाएगा तो उसे अल्पतम विचलन कोण या विचलन कोण न्यूनतम विचलन कोण कहेंगे, डेल एम से प्रदर्शित करेंगे। अब उसके बाद देख लेते हैं हम श्वेत प्रकाश क्या होता है, फिर प्रकाश का वर्ण विक्षेपण भी देखेंगे। सबसे पहले हम किसकी बात करें, श्वेत प्रकाश की। किसकी बात करें, श्वेत प्रकाश की बात करें। श्वेत प्रकाश क्या होता है, एकदम आपको क्लियर हो रहा है ना, आप बताते रहिएगा ताकि आप हमें पता चले कि हाँ ठीक है, आपको क्लियर हो रहा है। फिर उसके बाद हम आगे की चीज़ों को भी देखेंगे साथ साथ में, और कहीं पर भी डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिए। यहाँ पर है, सूर्य का प्रकाश अनेक रंगों में प्रकाश से मिलकर बना होता है। जो हमारा सूर्य का प्रकाश होता है वो अनेक रंगों के प्रकाश से मिलकर बना होता है। यानी कि हम सूर्य का प्रकाश देखते हैं, हमें किस कलर का दिखता है, हमें व्हाइट कलर का दिखता है। किस कलर का दिखता है, हमें व्हाइट कलर का दिखता है, लेकिन एक्चुअल में व्हाइट कलर का नहीं होता है। ये बहुत सारे रंगों से मिलकर बना होता है, बहुत सारे रंगों से मिलकर बना होता है। ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए हम बात करेंगे। अब उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पर क्या लिखा है, अनेक रंगों से मिलकर बना होता है। सूर्य के प्रकाश के संकीर्ण पुंज को प्रकाश श्वेत प्रकाश कहते हैं, प्रायः श्वेत प्रकाश कहते हैं। यानी कि सूर्य के प्रकाश के संकीर्ण प्रकाश को, किसे, संकीर्ण प्रकाश पुंज को हम प्रकाश श्वेत प्रकाश कहते हैं। अब ये क्या होता है, देखिए जिससे बहुत सारे रंग मिलकर क्या होते हैं, श्वेत प्रकाश बनाते हैं, तो वही हमारा ये हुआ है। अब उसके बाद हम बात करें प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, तो हम यहाँ पर आपको प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का डायग्राम भी दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको पढ़ लेते हैं ताकि हमें क्लियर रहे आखिर प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है। अब यहाँ पर लिखा है प्रकाश, यानी कि हमारा कोई वर्ण विक्षेपण होगा तो वर्ण विक्षेपण किसमें होता है, प्रिज्म। पहले इसकी हेडिंग से समझिए। अगर हम बात करें किसकी, वर्ण विक्षेपण की, तो वर्ण विक्षेपण हमारा क्या होता है, जैसे हम प्रिज्म की बात कर लें, जैसे हम किसकी बात कर रहे हैं, हम प्रिज्म की बात कर लें। अगर हम प्रिज्म की बात करें तो उसमें हमारा क्या होगा, कोई श्वेत प्रकाश जाएगा, प्रिज्म में जाएगा, और प्रिज्म से टकराने के बाद, अपवर्तन के बाद वो बहुत सारे रंगों में विभक्त हो जाएगा, यानी कि बहुत सारे रंग उसमें निकल जाएंगे। उसे हम विबग्योर कहते हैं, यानी बैगनी है फिनाला, उसके हम बैगनी और फिनाला भी कहते हैं। तो उसको हम समझेंगे। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पर लिखा है, श्वेत प्रकाश के अपने अवयवी रंगों से विभक्त होने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, अवयवी रंगों में विभक्त होने वाले घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण क्रम में मुख्य रूप से 7 रंग के दिखाई देते हैं। कितने रंग के, 7 रंग के दिखाई देते हैं, तथा प्रिज्म के आधार की तरफ इन रंगों का क्रम कुछ इस प्रकार होता है। अब प्रिज्म के आधार की तरफ हमने कितने बताया, 7 रंग, जिसे हम क्या कहते हैं, बैगनी या पिनाला। सबसे पहले उस रंगों को देख लेते हैं आखिर कौन कौन से रंग है। तो यहाँ पर लिखा है कि सबसे नीचे बैगनी, सबसे नीचे हमारा क्या होगा, सबसे नीचे यहाँ पर हमें प्राप्त होगा कौन सा कलर, बैगनी होगा। फिर उस क्रम में जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, तथा सबसे ऊपर सबसे ऊपर हमारा लाल रंग होता है। अब यहाँ पर हम नीचे से बात करेंगे, हम किससे बात करेंगे, नीचे से बात करेंगे। तो नीचे हमारा बैगनी होगा, फिर जामुनी होगा, फिर नीला होगा, फिर हरा होगा, पीला होगा, नारंगी होगा, फिर हमारा सबसे ऊपर लाल होगा। इससे क्वेश्चन भी बनते हैं, हाँ इससे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए इसको याद रखिएगा, इससे हमारे क्वेश्चन बनते हैं। लाल रंग का यह होता है। अब उसके बाद लाल प्रकाश किरण में विचलन सबसे कम तथा बैगनी प्रकाश किरण में विचलन सबसे अधिक होता है। इसको एकदम नोट कीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा कि लाल प्रकाश की किरण में विचलन सबसे कम तथा बैगनी प्रकाश की किरण में विचलन सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। ये विचलन सबसे अधिक कब होता है, सबसे कम कब होता है, क्वेश्चन आएगा। तो जब लाल प्रकाश का विचलन सबसे कम होगा तो बैगनी, और लाल प्रकाश किरण में विचलन सबसे कम होता है और बैगनी प्रकाश किरण में विचलन सबसे अधिक होता है। ठीक है ना। अब उसके बाद हम इसका डायग्राम भी देख लें, डायग्राम बनाने के लिए भी आएगा आपको।
अब यहाँ पर देखिए हम कोई एक त्रिभुज ABC मान लेते हैं। हम क्या करते हैं, कोई एक त्रिभुज ABC मान लेते हैं, उसमें हम एक श्वेत प्रकाश, उस प्रिज्म पे हम क्या करते हैं, एक श्वेत प्रकाश को अपवर्तित करते हैं, यानी कि एक श्वेत प्रकाश को हम उस पर बढ़ाते हैं, डालते हैं। जब प्रिज्म पे हम कोई किरण श्वेत प्रकाश जाएगा तो क्या करेगा, कैसा व्यवहार करेगा, उसके बाद यहीं से क्या करेगा, वो अनेक 7 रंगों में क्या होगा, विभक्त हो जाएगा। फिर बाहर निकलेगा, थोड़ा और सा अलग हो जाएगा, थोड़ा और अलग हो जाएगा। आप क्या कीजिएगा, इसके लिए एक यहाँ पर पर्दा बना दीजिएगा, एक यहाँ पर पर्दा बना दे। फिर उसके बाद यहाँ पर बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल लिखिएगा। अब आपको अगर ये याद करने में दिक्कत हो, अगर आपको याद करने में दिक्कत हो तो उसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है, बैजनी ह पिनाला, बैजनी ह पिनाला, ये हमारा क्या है, ट्रिक है। अगर आप इंग्लिश में याद करना चाहें तो इंग्लिश में आप इसे कैसे याद करेंगे, विबिग्योर कहेंगे। क्या कहेंगे इसे आप, विबिग्योर कहेंगे, यानी कि ये दोनों तरीका है आपको ये याद करने के लिए। अगर हम बात करें इसको, इससे हमारा क्या होगा, देखिए यहाँ पर क्या है, बैजनी है पिनाला। पहले बै से बैगनी, ज से जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, ला से लाल, बैजनी है पिनाला। और याद रखिएगा नीला, यहाँ पर नी लिखा है या नीला होगा, ना लिखा है तो नारंगी होगा। अब विबग्योर की बात करें तो हमारा क्या होता है, ये इंग्लिश का होता है, यानी कि वी से हमारा वायलेट होता है, आई से हमारा इंगिटो होता है, बी से हमारा क्या होता है, ब्लू होता है, जी से ग्रीन होता है, वाई से येलो होता है, ओ से ऑरेंज होता है, आर से रेड होता है। तो आप इंग्लिश में भी चाहें तो इसे याद कर सकते हैं, लेकिन इसको याद रखिएगा, इस पे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। अब उसके बाद और चीज़ देख लेते हैं, यहाँ पर क्या है कि श्वेत रंग का पुनर्संयोजन। इसमें हम आपको क्वेश्चन भी यहाँ पर, यहीं पर चलिए हम आपको एक क्वेश्चन भी करा देते हैं अपने से, इसमें लिखा कहीं पर नहीं है। अब यहाँ पर एक चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं। सबसे पहले आप एक चीज़ को नोट कीजिएगा, आप क्या करेंगे, अगर अच्छा नीचे देखिए, अगर जगह होता तो हम आपको नीचे बता देते हैं। नीचे हमें कहीं पर जगह नहीं मिल रहा है तो हम क्या करें, यहीं पर आपको बता रहे हैं, यहीं पर आपको हम बता रहे हैं। सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप ऐसे एक चित्र बनाइएगा, आपको दिख रहा होगा। हम यहाँ पर जो जो बोल रहे हैं हम सिर्फ बनाएंगे, और आपको जो जो बोलेंगे वैसे आप लिखिएगा, ठीक है ना। फिर उसको ऐसे कर लीजिएगा, उसको आप ऐसे 2 भागों में डिवाइड कर दीजिएगा, 2 भाग नहीं 3 भाग में, कितने भाग में, 3 भाग में। तो हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा और बड़ा बनाते हैं, क्योंकि हमें तो सिर्फ बताना है, लिखना आपको है, ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए, इसको हम ऐसे कर लेते हैं और इसको 3 भागों में बांट लेते हैं। कितने भागों में, 3 भागों में बांट लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हम आपको साथ में बताते चलेंगे, यहाँ पर लिखा नहीं है। अब उसके बाद आप क्या कीजिए, यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखिए गुड़, क्या लिखिए, गुड़ लिखिए। क्या लिखेंगे आप, यहाँ पर गुड़ लिखेंगे। और यहाँ पर क्या लिखेंगे आप लोग, कम, यहाँ पर क्या लिखिए, कम। और यहाँ पर क्या लिखिए आप लोग, और यहाँ पर आप लोग लिखिए अधिक, यहाँ पर क्या लिखेंगे, अधिक लिखेंगे। अब उसके बाद देखिए, जब हम गुड़ में जाएंगे, जब हम किस में जाएंगे, इस गुड़ में जाएंगे, तो इसमें आप लोग लिखिए फटाफट से, हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले ऊपर लिखिए विचलन, विचलन लिखे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऊपर सबसे पहले विचलन लिखेंगे, विचलन के बाद क्या लिखेंगे, लाल लिखेंगे। और अधिक कम में क्या लिखेंगे, विचलन, उसके सामने लाल, फिर उसके सामने क्या होगा, बैगनी होगा, अधिक में बैगनी। प्रकीर्णन की बात करें तो प्रकीर्णन हमारा लाल होगा और अधिक में बैगनी होगा। अपवर्तन की बात करें तो अपवर्तन हमारा इधर लाल होगा, इधर बैगनी होगा। फिर उसके बाद इसमें बात करें झुकाव, तो झुकाव किस रंग का ज़्यादा होता है, लाल रंग का, कम होता है लाल रंग का, और अधिक किसका होता है, बैगनी का होता है, यहाँ पर लिखिए। फिर उसके बाद हम बात करें तरंग दैर्ध्य की, जो कि हमारा आखिरी होगा। तरंग दैर्ध्य क्या है, इसमें बैगनी ज़्यादा होगा और इसमें लाल कम होगा। तो हम यहाँ पर जो बता रहे हैं इसको आप मजाक मत लीजिएगा, हम यहाँ पर लिखना भूल गए थे, लेकिन इससे क्वेश्चन आएगा। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 4 नंबर के इससे प्रिज्म का अपवर्तन आ सकता है, आ सकता क्या है, आएगा ही। और तारों का टिमटिमाना और ये जितने भी क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन भी आएंगे, ठीक है ना। हम आपको भी बता दे रहे हैं, क्योंकि देखिए हमारा काम है आप बताना, हमारा काम है बताना, लेकिन आपका क्या काम है, उस काम पर कार्य करना। सिर्फ हम आपको बता दें, आप सुन लिए तो कुछ हो नहीं जाएगा, आप टॉपर नहीं बन जाएंगे जब तक कि आप उस पर काम नहीं करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर आपको कुछ चीज़ बता रहे हैं तो आपको ज़रूरी है कि उसे आपको नोट करना ही पड़ेगा। समझ रहे हैं ना आप हमारी बात को, ठीक है। अब देखिए उसके बाद हम देखते हैं श्वेत रंग का पुनर्संयोजन, इसको हम थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेंगे। और उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, न्यूटन ने दिखाया कि वर्णक्रम के साथ 7 रंगीन प्रकाश पुनः संयोजित होकर वापस श्वेत रंग प्रदान कर सकते हैं। अभी हमने क्या देखा, एक श्वेत प्रकाश जा रहा था,
एक प्रिज्म से टकरा रहा था और 7 रंगों में विभक्त हो जा रहा था। लेकिन अगर हम बात करें तो न्यूटन ने हमें क्या बताया, न्यूटन जो कि एक क्या है, साइंटिस्ट है। न्यूटन क्या है, एक साइंटिस्ट है। और इन्होंने हमें बताया कि अगर हम क्या करें, फिर से यहाँ पर एक उल्टा प्रिज्म रख दें, यहाँ पर हम क्या करें, एक उल्टा प्रिज्म रख दें, तो ये जो किरण आ रही है वापस एक रंग में चली जाएंगी, यानी कि ये वापस से श्वेत प्रकाश में विभक्त हो जाएंगी। तो अब उसी को हम देखेंगे यहाँ पर। यदि हम किसी प्रिज्म पर सूर्य के प्रकाश की किरण डालें तथा पर्दे के स्थान पर एक दूसरा प्रिज्म उल्टा करके पिछले प्रिज्म के पृष्ठ के समांतर रखें, तो दूसरे प्रिज्म से जो होकर बाहर निकलता है वो पुनः संयोजित हो जाता है। इससे सिद्ध होता है कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बनता है। प्रिज्म श्वेत प्रकाश का केवल उसके एक अवयव रंगों में विभक्त करता है। अब देखिए आप क्या कीजिए, यहाँ पर आप देखिए दो प्रिज्म बनाइए, प्रिज्म बनाइए और दोनों को उसके समांतर रखिए, या प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। और एक पे जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किरण जाएगा, सूर्य का प्रकाश किरण, तो इधर से तो ये 7 रंगों में विभक्त होगा, लेकिन जब वापस ही जाएगा इधर, तो इधर क्या होगा, श्वेत प्रकाश में परिवर्तित हो जाएगा। और यहाँ पर पर्दा रहेगा, तो पर्दा की जगह हमने क्या रखेंगे, यहाँ पर प्रिज्म को ही रखेंगे। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं कि वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है। सबसे पहले क्वेश्चन आपको आएगा कि वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है। वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है, पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा प्रकाश के अपवर्तन को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतें ऑप्टिकल घनत्व के संदर्भ में विभिन्न होती हैं। बहुत सारी परतें पैदा, इसलिए प्रिज्म द्वारा इसलिए क्या होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। और वायुमंडलीय अपवर्तन के पर आधारित घटनाएं अगर हम कुछ देखें, सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास तारों का टिमटिमाना, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ रहा है। तारे प्रकाश के वायुमंडलीय, देखिए 7 सेट बनता है, 7 से बनता है, तो सभी सेट में तारों के पहले में क्या आ सकता है, तारों का टिमटिमाना आ सकता है। दूसरे में क्या आ सकता है, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। तीसरे में हमारा तारों का वास्तविक स्थिति में कुछ ऊंचाई पर प्रतीत होना, ये भी आ सकता है। फिर अग्रिम सूर्योदय, विलंबित सूर्योदय आ सकता है, प्रकाश का प्रकीर्णन आ सकता है, टिंडर प्रभाव आ सकता है, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, खतरे का रंग लाल क्यों होता है, ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। इसीलिए हमारा काम है आपको बताना और आपका काम है उसे नोट करना। अब यहाँ पर बात करें, तारे प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तारों से आने वाला प्रकाश जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो उसका अपवर्तन हो जाता है। यह प्रकाश वायुमंडल में उपस्थित धूल मिट्टी आदि कणों द्वारा बार बार अपवर्तित होता है और हमारी आंखों तक पहुंचने में घटता बढ़ता रहता है। यही कारण है कि तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। अब एक बार हम इसका फिर से आपको बता दे रहे हैं क्यों टिमकते हैं। अब बात करें हम कि तारे जब प्रकाश के वायुमंडल में अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। सबसे पहले आपको ये ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि तारों क्यों टिमटिमाते हैं, तो आप बताएंगे कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। ठीक है। अब उसके बाद बताएंगे, अगर आपसे 4 नंबर का क्वेश्चन है तो क्या कहेंगे आप लोग, जब आपसे 4 नंबर का क्वेश्चन है तो आप कहेंगे तारों से आने वाला प्रकाश, जो हमारा तारा से, और हाँ जान लीजिए आपने प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर में पढ़ा होगा कि जो हमारा तारा होता है, जो हमारा क्या होता है, तारा होता है, ये प्रकाश सूर्य को देता है, ये प्रकाश सूर्य को देता है। सूर्य कोई हमारा एक वो नहीं है, सूर्य क्या है, एक क्या है, तारा ही है। सूर्य हमारा क्या है, एक तारा ही है। तो तारों से प्रकाश सूर्य को जाता है, इस बात को याद रखिएगा। अब उसके बाद बात करें कि जब तारों से प्रकाश आता है पृथ्वी पर तो वायुमंडल में अपवर्तन, अनेक प्रकार के धूल कण मौजूद होते हैं। क्या होते हैं, धूल मिट्टी आदि कण मौजूद होते हैं, जिससे उसे क्या होता है, अपवर्तित हो जाता है और हमारी आंखों तक पहुंचने में घटता बढ़ता रहता है। यही कारण है कि तारे टिमटिमाते हैं, जबकि तारे एक ही जगह पर होते हैं। तारे जो हमारे होते हैं वो एक ही जगह पर होते हैं, लेकिन ये हमारे आंखों तक यहाँ पर आता है। अगर यहाँ पर कोई इंसान खड़ा है, तो हम देखते हैं कभी यहाँ दिखता है और कभी जब इसका अपवर्तन हो जाता है तो कभी यहाँ पर दिखता है, इसलिए हमें क्या लगता है, घटता बढ़ता है। अब ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, अब ठीक उसी का उल्टा यहाँ पर मिलेगा आपको। अगर आपको समझ में आ गया तो इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपकी। अगर हम इसकी बात करें ग्रह क्यों नहीं टिमटाते हैं, तो ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के काफ़ी निकट होते हैं। एक तारा दूर होने की वजह से छोटे दिखाई देते हैं, उसी प्रकाश का बिंदु स्रोत माना जाता है, जबकि पृथ्वी के काफ़ी निकट होने के कारण ये बड़े दिखाई देते हैं और उन्हें बिंदु स्रोत न मानकर उनके बिंदु स्रोत का समूह माना जाता है। ग्रह से आने वाले प्रकाश किरण पर थोड़ा थोड़ा परिवर्तित होने के बावजूद भी सभी बिंदु स्रोत का समूह के परिणामी
अविचलित रहती हैं, अतः ग्रहण नहीं टूट पाते, क्योंकि हमारे पृथ्वी क्या होता है एकदम पास में होता है, और जब इसमें प्रकाश का अपवर्तन होगा तो क्या होगा, वायुमंडलीय अपवर्तन होगा, तो इसमें ज़्यादा कुछ फर्क नहीं होता है, इसलिए हमें ये क्या होता है नहीं दिखाई देते हैं। अब तारों का वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचाई पर प्रतीत होना, ये क्या है देखिए, तारे हमें यहीं पर तारे हमें पास में रहते हैं, लेकिन हमें लगता है, हमें क्या लगता है, जब हम ऊपर देखेंगे, ऊपर तो इस साइड होगा ना भैया, जब हम ऊपर देखेंगे तो हमें लगेगा कि अरे यहाँ पर कभी है, कभी यहाँ पर है, ये ऐसा क्यों होता है उसको देखिए। अगर हम इसकी बात करें कि ऐसा क्यों होता है, तो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी की पृष्ठ पर पहुंचने तक तारे का प्रकाश निरंतर अपवर्तित हो जाता है। वायुमंडलीय अपवर्तन उसी माध्यम से होता है जिसका क्रमिक परिवर्तन माध्यम बदलता रहे, अपवर्तनांक हो, क्योंकि वायुमंडलीय तारे के प्रकाश के अविलंब की ओर झुका देता है, अतः क्षितिज के निकट देखने पर कोई तारा अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचाई पर दिखाई देता है। अब इसको बार बार समझिए। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है कि पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी से पृष्ठ पर पहुंचने तक तारे का प्रकाश का निरंतर अपवर्तित हो जाता है। जैसे यहाँ पर हमारा तारा है, यहाँ पर पहुंचेगा और हमारा क्या है, पृथ्वी की कुछ परत है। अब यहाँ जब पृथ्वी में पहुंचा तो इसके बाद निरंतर इसका क्या होता है, अपवर्तन होता रहता है, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, ऐसा होता रहता है। ठीक है, अब उसके बाद आगे देखें तो वायुमंडल अपवर्तन उसी माध्यम में होता है जिसका क्रमिक परिवर्तन, यानी कि माध्यम बदलता रहे। और वायुमंडल अपवर्तन कब होता है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, जब माध्यम बदले। पहले क्या है, हमारा वायु है, फिर मिट्टी आ गया जो कि हमारा सॉलिड है, फिर जल आ गया जो कि पानी है, ऐसा सब होता रहता है। इसीलिए बादल हमारा क्या है, पानी है ना, इसलिए ऐसा होता है। अब क्योंकि वायुमंडल तारे के प्रकाश की अभिलंब की ओर झुका देता है, तारे के प्रकाश की जो वायुमंडल होता है वो तारे प्रकाश के अभिलंब की ओर झुका देता है, यानी कि अगर यहाँ पर हमारा कोई तारा है वो ऐसे आ रहा है तो अभिलंब की ओर झुका देता है, ऐसे अभिलंब है तो इधर आएगा। अब जब इधर आएगा तो हम ऐसे यहाँ से देखेंगे, जब हम यहाँ से देखेंगे तो हमें तो यहाँ पर दिखाई देगा, और इसीलिए ऐसा होता है। इसीलिए क्या होता है, ऐसा होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब उसके बाद बात करें कि अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्योदय क्या होता है, यानी कि कभी कभी हमें देखता है कि सूर्योदय पहले ही आ गया, कभी बाद में आता है, तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं, फिर समझ जाएंगे आप लोग क्या अग्रिम सूर्योदय क्या होता है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व ही दिखाई देने लगता है। कितने मिनट, 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है, तथा वास्तविक सूर्योदय के लगभग 2 मिनट पश्चात तक दिखाई देने वास्तविक तथा यहाँ पर क्या लिखा था, वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट पश्चात तक दिखाई देते हैं। वास्तविक सूर्योदय से हमारा अर्थ है कि सूर्य द्वारा वास्तव में क्षितिज के पार करना। चित्र में सूर्य क्षितिज के सापेक्ष वास्तविक तथा आभासी स्थिति दर्शाई देता है। वास्तविक सूर्योदय तथा आभासी सूर्योदय के बीच समान अंतर 2 मिनट का होता है। कितने मिनट का होता है, 2 मिनट का होता है। इसी परिघटना के कारण सूर्योदय तथा सूर्यास्त में कम समय दूर लगता है, यानी कि सूर्य उगने से पहले हमें 2 मिनट पहले सूर्य दिखाई देने लगता है, और सूर्य डूबने के बाद भी हमें 2 मिनट तक दिखाई देता है। तो ये क्यों होता है, ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। अब यहाँ पर इसका डायग्राम भी देख लीजिए। सबसे पहले अगर हम बात करें, ये हमारा क्या है, ये हमारा पृथ्वी है, और ये क्या उसका प्रेक्षक है, ये क्या है उसका प्रेक्षक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या है, क्षितिज हो गया, ये हमारा क्या हो गया, क्षितिज हो गया। सूर्य हमारा वास्तविक में सूर्य हमारा कहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है। वास्तविक में हमारा सूर्य कहाँ होता है, यहाँ पर होता है, लेकिन हमें यहाँ पर दिखाई देता है सूर्य की आभासी स्थिति दिखाई देती है यहाँ पर। ये क्या है, इसका वास्तविक स्थिति है, और ये क्या है, सूर्य का आभासी स्थिति है। ये क्या है, सूर्य का आभासी स्थिति है, ठीक है ना। और ये हमारा क्या होता है, प्रेक्षक होता है, यानी कि यहाँ से कोई व्यक्ति बैठ कर देख रहा है तो उसको यहाँ पर ना दिखाई देकर कहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब उसके बाद देखिए, वायुमंडलीय अपवर्तन प्रकाश का प्रकीर्णन आता है। प्रकाश का प्रकीर्णन की अगर हम बात करें तो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, जब प्रकाश किसी एक ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल, मिट्टी, वायु आदि के अति सूक्ष्म कण उपस्थित होते हैं, तो उन कणों द्वारा प्रकाश का कुछ भाग सभी दिशाओं में फैल जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, यानी कि जो हमारे ऐसे माध्यम गुजरता है जहाँ पर क्या हो, धूल, मिट्टी, वायु आदि हो, अति सूक्ष्म कण हो, धूल, मिट्टी, वायु हमारे क्या अति सूक्ष्म कण हैं उपस्थित होते हैं, तो उन कणों द्वारा प्रकाश का कुछ भाग सभी दिशाओं में फैल जाता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं।
जैसे अगर इसमें हम नोट की बात करें तो नोट हमारा क्या लिखा है यहाँ पर, थोड़ा सा इसको ऊपर करके देख लेते हैं। हम बात करें किसके, नोट की। यहाँ पर एक चीज़ को याद रखिएगा, देखिए नोट लिखिए चाहे सिक्का, बस इसको याद रखिएगा। लाल रंग के प्रकाश का विकिरण सबसे कम तथा बैंगनी रंग के प्रकाश का विकिरण सबसे अधिक होता है। अब आपको कुछ याद आ रहा है? हमने प्रकीर्णन, विचलन, अपवर्तनांक, झुकाव, तरंग दैर्घ्य सब आपको पहले ही बता चुके हैं, जब हमने आपको क्या किया था, ऐसे डायग्राम बना के बताया था। जब हम आपको ऐसे डायग्राम बना के बता रहे थे ना, तो हम उस समय मजाक नहीं कर रहे थे, हम बता रहे थे कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, और जो सीरियस होकर लिखा होगा उसको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, इसीलिए हम बताते हैं। अब बात करें यहाँ पर हम किसकी, टिंडल प्रभाव की। अगर हम टिंडल प्रभाव भी आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, किसी न किसी सेट में जरूर आएगा। टिंडल प्रभाव क्या होता है? टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। किसी कोलाइड विलयन में उपस्थित तरंगों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन होने की घटना टिंडल प्रभाव कहलाती है। यह प्रभाव छोटे छोटे निलंबित कणों में विलयन द्वारा भी देखा जा सकता है। ये आपने कहाँ पर पढ़ा होगा? टिंडल प्रभाव आपने पहले पढ़ चुका है, क्लास 9th में केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं आप लोग, तो यही चीज़ यहाँ पर भी सेम है। अब उसके बाद नोट की बात करें तो इसमें भी देखिए एक नोट लिखा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। नोट की बात करें तो जब धुएं से भरे किसी किनारे में किसी सूक्ष्म छिद्र से कोई पतला प्रकाश किरण पुंज प्रवेश करता है तथा जब किसी घने जंगल के अंदर प्रकाश गुजरता है, तब दोनों परिघटनाओं में टिंडल प्रभाव उत्पन्न होता है। जैसे आप अपने घर में देखे होंगे, जिसका कच्चा घर होगा, यहाँ पर क्या होता है, एक छिद्र होता है, यहाँ पर एक छोटा सा एकदम यहाँ पर एकदम देखिए, अगर नीचे में थोड़ा देखिए तो यहाँ पर क्या होता है, एक छोटा छिद्र होता है। अब जब भी प्रकाश आता है, जब भी क्या होता है, हमारा प्रकाश आता है, तो इसी माध्यम से होकर वो क्या होता है ना, इसी माध्यम से होकर ऐसे अंदर की तरफ एकदम सीधा आता है। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ धूल कण सब कुछ दिखाई देते हैं, यहाँ पर आपको धूल कण सब कुछ थोड़े थोड़े दिखाई देते हैं। तो बचपन में हम लोग क्या करते थे ना, इसको अपने हाथ पे लेकर इसको आपस ऐसे भेजते थे। इसको क्या करते थे, इसको अपने हाथ में ऐसे लेकर इसको वापस ऐसे भेजते थे, वापस ऐसे ले जाते थे, बहुत मज़ा आता था। तो लेकिन वो उस टाइम पता नहीं था ये क्या होता है, लेकिन अब पता चला ये क्या होता है, ये टिंडल प्रभाव कारण होता है, यानी कि ये हमारा क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, ठीक है ना। अब उसके बाद बात करें कि जो हमारा एक आखिरी होगा, शायद हाँ आखिरी है, नहीं इसके बाद एक और है कि खतरे का रंग लाल क्यों होता है, वो भी तो आपको बताना है, क्योंकि वो तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है ना। अब यहाँ पर लिखा है कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? हमें स्वच्छ आकाश एकदम सफ़ेद होता है, लेकिन हमें आखिर नीला क्यों दिखाई देता है? बात तो है, कुछ तो बात होगी उसमें कि आखिर हमें नीला दिखाई दे रहा है। तो हम बात करें कि वायुमंडल में धूल कण उपस्थित होते हैं। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो धूल के कणों द्वारा उसका प्रकीर्णन हो जाता है, अतः नीला व बैंगनी रंग चारों तरफ बिखर जाते हैं और यह प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिससे हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। समझ गए? क्या है, वायुमंडल में धूल कण, सब कुछ देखिए धूल कण की खातिर ही हो रहा है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये अपवर्तन कर रहा है और प्रकाश का प्रकीर्णन भी यही कर रहा है। कौन? धूल का कण वायु जो है, ये सब क्या है, जब सूर्य के प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो धूल के कणों द्वारा उसका प्रकीर्णन हो जाता है। धूल के कणों द्वारा क्या होता है, उसका प्रकीर्णन, अतः नीला व बैंगनी रंग क्या होता है, बिखर जाता है। नीला व बैंगनी रंग क्या होता है, बिखर जाता है, क्योंकि ये सबसे नीचे ही होता है ना, इसीलिए। और यह प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिससे हमें आकाश का रंग क्या होता है, नीला दिखाई देता है। आकाश का रंग क्या होता है, नीला दिखाई देता है। नोट की बात करें तो नोट क्या है, यदि वायुमंडल नहीं होता तो सूर्य का प्रकाश प्रकीर्णन नहीं होता, तब आकाश का रंग काला दिखाई देता है। यही कारण है कि चंद्रमा तल से आकाश का रंग काला दिखाई देता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ से आ गया कि चंद्रमा से आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, तो चंद्रमा से आकाश का रंग काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? चंद्रमा तल से आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। अगर प्रकाश सूर्य नहीं होता, जिस दिन सूर्य चला गया उस दिन कभी भी सवेरा नहीं होगा। समझ गए ना? क्योंकि ये क्या करता है, प्रकाश का प्रकीर्णन करता है, सूर्य से हमें उजाला मिलती है, ऊर्जा मिलती है, सब कुछ किससे होता है, सूर्य से ही होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि अगर सूर्य नहीं रहेगा तो हमें आकाश कैसा दिखाई देगा, हमें आकाश काला दिखाई देगा। आकाश किसी लड़के की बात नहीं कर रहे, जो आसमान है उसकी बात कर रहे हैं, किसी लड़कों को काला मत सोचिएगा आप लोग, ठीक है ना। अब देखिए खतरे के संकेत का लाल होना, हम जब कभी बात करते हैं खतरे के संकेत की अगर आती है, तो खतरे का संकेत आखिर हमें लाल ही क्यों दिखाई देता है, आखिर हमें लाल ही क्यों दिखाई देता है? ऐसे खतरा का संकेत रहेगा वो हमें क्या दिखाएगा, लाल दिखाएगा, उसमें हमें क्या दिखाएगा, लाल दिखाएगा। तो आखिर ये खतरे का संकेत लाल क्यों होता है? आखिर हम बात करें तो खतरे का संकेत लाल क्यों होता है? ऐसे खतरे का संकेत होता है ना,
हाँ, तो आखिर ये लाल क्यों होता है? अगर हम उसकी बात करें, देखिए खतरे का संकेत लाल क्यों होता है? क्योंकि इसका क्या होता है ना, एकदम सिंपल सा अगर हम बताएं तो इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है और अधिक किसका होता है? बैंगनी रंग का होता है। तो इसीलिए खतरे का रंग लाल दिखा है। लेकिन इसको लिखा है तो पढ़ लेते हैं आखिर क्या लिखा है कि लाल रंग के प्रकाश के तरंगदैर्ध्य अन्य रंगों की तुलना में अधिक होता है, जिसके कारण लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। अब इसका तरंगदैर्ध्य भी सबसे अन्य रंगों की तुलना में अधिक होता है। हमने आपको बताया था कि लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होगा। और अगर अच्छा आप एक चीज नोट कीजिए, जो हमने आपको बताया था यहाँ पर, जो हमने आपको यहाँ पर बताया था। अब यहाँ पर हमने आपको क्या क्या बताया था? हमने यहाँ पर आपको क्या क्या बताया था? हमने आपको बताया था विचलन, प्रकीर्णन, अपवर्तन, झुकाव और तरंगदैर्ध्य बताया था। आप सबको एक साइड कीजिए, किसको किसको? विचलन, प्रकीर्णन, अपवर्तन, झुकाव, इसको एक साइड कीजिए और तरंगदैर्ध्य को एक साइड कीजिए। अब जब अगर आप देखेंगे तो विचलन, लाल का कम लाल का कम बैंगनी का अधिक, यानी कि विचलन, प्रकीर्णन, अपवर्तन, झुकाव सबसे कम किसका होता है? लाल रंग का होता है और बैंगनी का अधिक होता है। बैंगनी सबसे नीचे होता है, इसलिए इसका झुकाव क्या होता है? अधिक होता है। और लाल क्या कहता है? मैं झुकेगा नहीं साला, ठीक है ना। लाल क्या कहता है? मैं झुकेगा नहीं, इसलिए झुकता नहीं। लेकिन जब तरंगदैर्ध्य आता है, जब क्या आता है? जब तरंगदैर्ध्य आता है तो कहता है अब तो तुझको झुकना पड़ेगा। लाल रंग क्या करता है? बैंगनी का कम होता है तरंगदैर्ध्य, और लाल को क्या होता है? लाल का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। यानी कि अगर आप विचलन, प्रकीर्णन, अपवर्तन, झुकाव की बात करें तो कम लाल होता है, अधिक बैंगनी होता है। लेकिन तरंगदैर्ध्य की बात करें तो बैंगनी का कम होता है और अधिक इसका होता है? लाल रंग का अधिक होता है। इसीलिए इसे अधिक दूरी पर देखा जा सकता है। इसी कारण खतरे के संकेत के लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। अब आप यहाँ पर समझ गए, लेकिन हम आपको एक साथ में क्वेश्चन और आपके माइंड में एक थोड़ा सा आपको डिफिकल्टीज क्वेश्चन देते हुए जा रहे हैं। एक थोड़ा सा आपको क्वेश्चन भी दे दे ताकि हमें पता भी चले कि आप लोग पढ़े हैं या सिर्फ क्लास में कार्य किए हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर है आप लोगों के लिए कि स्कूल बस जो होता है, स्कूल बस का रंग पीला, स्कूल बस का रंग पीला, यहाँ पर क्या होगा? स्कूल रंग का बस पीला क्यों होता है? स्कूल रंग का बस पीला क्यों होता है? अब आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट में बताइएगा। आप लोग इसका आंसर में कमेंट बताइएगा कि स्कूल बस का रंग पीला क्यों होता है, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। आई होप कि आप लोग को सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। और अगला क्लास हमारा विद्युत धारा पर होगा। अगर आपको क्लास चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम जरूर क्लास कराएंगे। और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ हेल्पफुल लगा हो आपको, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप अच्छे से बन रहे हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, ताकि आपको पता चले कि सबसे पहले यहाँ पर कौन सी क्लासें हो रही हैं, ठीक है ना। मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। और हाँ, आप एक चीज़ और बता दें कि सिर्फ हमारे यहाँ पढ़ाया ही नहीं जाता, आपको बोर्ड एग्जाम के लिए जितनी भी गाइडेंस होती हैं सब गाइडेंस भी आपको यहाँ पर दिया जाता है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।